तो अभी हम लोग बात करने वाले हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में। अभी से स्टार्ट करेंगे हम लोग हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम। तो जैसे कि हमने बात किया था, हमारी ट्रेन में अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि मैकेनिकल सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम में बोगीज़ आ जाती है, कंप्रेसर्स आ जाते हैं। तो ये मैकेनिकल सिस्टम हुआ। तो ये जो बोगीज़, कंप्रेसर, ये किस में आया? ये मैकेनिकल सिस्टम में आया। और ये जो मैकेनिकल सिस्टम है ट्रेन का एक सब सिस्टम है, जिसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं, जो बोगी कंप्रेसर है ये ट्रेन का सब सिस्टम है। बट चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हमने मैकेनिकल सिस्टम टर्म यूज़ किया है। मैकेनिकल सिस्टम में बोगी आ गई, कंप्रेसर आ गया, कपलर्स आ गया। तो ये सब क्या है? मैकेनिकल सिस्टम, और ये ट्रेन का सब सिस्टम है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या आया? PACIS, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कौन से सिस्टम में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आ गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रेन का ही एक सब सिस्टम है। फिर TCMS, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, राइट। अभी हमें बात करना है ट्रेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में। ट्रेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर हम लोग देखें, हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम। तो जो हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है ये ट्रेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ट्रेन का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या फिर जो इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम है उसमें हमें क्या मिलता है? हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम मिलता है। अब ये हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है क्या? सबसे पहले अगर हम लोग देखें, हाई वोल्टेज सिस्टम और प्रोपल्शन सिस्टम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये दोनों इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही है। तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड से समझे, ट्रेन में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो कहाँ से आती है? ओवर पैंटोग्राफ से आती है। अब ट्रेन की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो पैंटोग्राफ से कहाँ पर जाता है? सीधा ट्रैक्शन मोटर में। ट्रैक्शन मोटर में जाने के बाद ट्रेन को क्या मिलता है? प्रपल्शन मिलता है, ट्रेन स्पीड पकड़ती है, राइट। तो हाई वोल्टेज सिस्टम क्या होता है? जो पैंटोग्राफ से मेन ट्रांसफार्मर, ट्रेन में एक बेसिकली ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन ट्रांसफार्मर। अभी मेन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है बात करेंगे आगे। सिंपल सी चीज़ है, हमारी ट्रैक्शन मोटर को 25 kV वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं? ट्रैक्शन मोटर को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है बेसिकली 700 वोल्ट से 1400 वोल्ट चाहिए होता है, करंट चाहिए होता है 117 एम्पियर। तो हम लोग ये 25 kV वोल्टेज का क्या करें? ये 25 kV वोल्टेज इतना हमें जो मिल रहा है, क्या इसको हम लोग ट्रैक्शन मोटर में डायरेक्टली दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर की उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ट्रैक्शन मोटर को 700 से 1400 वोल्ट वोल्टेज चाहिए होता है चलने के लिए, करंट 117 एम्पियर चाहिए होता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग स्टेप डाउन करते हैं मेन ट्रांसफार्मर के थ्रू। क्या हम लोग सिर्फ ट्रैक्शन मोटर के लिए ही वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं? नहीं, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले ट्रैक्शन मोटर को तो वोल्टेज मिलता ही मिलता है, स्टेप डाउन वोल्टेज। बाकी की जो आगे जो सर्किटरी होती है हमारी ट्रेन में, जैसे कि कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट, उसको भी स्टेप डाउन वोल्टेज मिलता है। फिर उसके बाद स्टैटिक इन्वर्टर यूनिट, उसको भी स्टेप डाउन वोल्टेज मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या समझा? पैंटोग्राफ से मेन ट्रांसफार्मर के बीच का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज सिस्टम। फिर उसके बाद मेन ट्रांसफार्मर से ट्रैक्शन मोटर के बीच का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्शन सिस्टम। मतलब अगर हम लोग देखें पैंटोग्राफ से, यहाँ पर ये पैंटोग्राफ से मेन ट्रांसफार्मर के बीच का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज सिस्टम। फिर उसके बाद ये मेन ट्रांसफार्मर से यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन मोटर हमें जो दिखाई दे रही है, ये TM1, TM2, TM3, TM4, ये है क्या? ये है ट्रैक्शन मोटर। TM1, TM2, TM3, TM4, ये है क्या? ये है ट्रैक्शन मोटर। तो मेन ट्रांसफार्मर से ट्रैक्शन मोटर के बीच का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्शन सिस्टम। क्या बोलते हैं? प्रोपल्शन सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मेन ट्रांसफार्मर से ट्रैक्शन मोटर तक का जो वो होता है सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्शन सिस्टम। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज होता है वो किस में आता है? 25 kV पैंटोग्राफ में आता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पैंटोग्राफ में जब वोल्टेज आया तो जो करंट का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? पैंटोग्राफ से करंट फ्लो होगा पावर, हम लोग पावर फ्लो बोल सकते हैं। तो पैंटोग्राफ में 25 kV वोल्टेज आता है, फिर उसके बाद पावर फ्लो कुछ इस तरीके से होगा, फिर कहाँ पर जाएगा? सर्ज एरेस्टर में जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सर्ज एरेस्टर होता है ये क्या करता है? सर्ज को डिटेक्ट करने का काम करता है। जब भी कोई ट्रांजिएंट सर्ज या फिर स्विचिंग सर्ज या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइटनिंग सर्ज आएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? सर्ज एरेस्टर ऑपरेट हो जाएगा। सर्ज एरेस्टर अगर ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में पावर का फ्लो आगे हो ही नहीं पाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, सर्ज एरेस्टर के बाद पावर का फ्लो कहाँ पर जाता है? करंट ट्रांसफार्मर में। कहाँ पे जाता है? करंट ट्रांसफार्मर में, राइट। अभी जो करंट ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा? करंट को मॉनिटर करने का काम करेगा, क्योंकि अगर करंट अगर एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में ये अनडिज़ायरेबल है हमारे सिस्टम के लिए। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है करंट को लिमिट करने का काम करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पावर का फ्लो आगे हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ पर जाएगा? एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच में जाएगा। अभी जो एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच होता है ये सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो जो एक्यूमेंट ग्राउंडिंग स्विच होता है इसका क्या काम होता है?
ये जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच होता है ये क्या करता है, जब इसको हम लोग, ये स्विच होता है जिसको हम लोग ग्राउंडिंग स्विच बोलते हैं, जब हम लोग ये स्विच को ग्राउंड कर देते हैं तो ऐसे केस में होता है कि जितने भी जो हाई वोल्टेज सिस्टम होता है, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्शन मोटर हो गई, फिर उसके बाद कन्वर्टर, स्पेसिफिकली कन्वर्टर इन्वर्टर और SIV, तो जितने भी जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अर्थ हो जाते हैं, राइट। और एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग स्टैटिक इन्वर्टर का मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो ऐसे कि इसमें जो DC लिंक होता है, DC लिंक क्या होता है इसके भी बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। DC लिंक बेसिकली वोल्टेज इन्वर्टर के स्टेबल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके बारे में हम लोग अब आगे बात करेंगे, अभी से बात नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत वास्ट है। तो जैसे कि हमने बात किया, जब भी हम लोग कन्वर्टर इन्वर्टर का जब मेंटेनेंस करते हैं तो ऐसे केस में जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच है इसे हमें क्या कर देना होता है, अर्थ कर देना होता है, जिसके वजह से होगा क्या, कोई भी जो रेसिडुअल चार्ज होगा हमारे सिस्टम में वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से अर्थ हो जाएगा। तो ये है हमारा इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच के बाद पावर का जो फ्लो होगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जाएगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है बेसिकली वोल्टेज को मॉनिटर करने का काम करेगा। वोल्टेज अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम लोग बोल सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक तरीके से मेजरिंग डिवाइस है जो कि करंट और वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे, और स्टेप डाउन करंट और जो वोल्टेज है वो हमें पता चलेगा ड्राइवर के ऑन बोर्ड सिस्टम में कि OHE का वोल्टेज कितना है, OHE का करंट कितना है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर लगा होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की क्या काम होता है, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली एक तरीके से, जैसे कि हमें पता है ये एक तरीके से सर्किट ब्रेकर है। अगर ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, सारे जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कब ट्रिप होता है, जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन से जाती है तो ऐसे केस में जो सर्किट ब्रेकर होता है क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसके वजह से जितने भी जो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी जो इक्विपमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स है बेसिकली कट हो जाते हैं। और जैसी ट्रेन हमारी न्यूट्रल सेक्शन से बाहर चले जाती है, जैसे हमने बात किया था, न्यूट्रल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, मैकेनिकली कनेक्टेड होता है। और जैसी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन से बाहर चले जाएंगी तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में अगेन जो VCB होगा कनेक्ट हो जाएगा, और अगर VCB जो होगा वो सेट हो जाएगा, और अगेन जो पावर का जो फ्लो है हमारे सिस्टम में होने लगेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगेन सर्ज एरेस्टर दिखाई दे रहा है, दो सर्ज एरेस्टर का यूज़ करते हैं हम लोग, सर्ज एरेस्टर 1 और सर्ज एरेस्टर 2। अगेन यहाँ पर हमें सर्ज एरेस्टर दिखाई दे रहा है। अगेन ये जो सर्ज एरेस्टर होगा ये क्या करेगा, बेसिकली जो सर्ज है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बुशिंग दिखाई दे रही है, बुशिंग के थ्रू जो हाई वोल्टेज केबल होता है उसको हम लोग आगे मेन ट्रांसफार्मर तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है हाई वोल्टेज सिस्टम में आ गया। अभी आ जाते हैं मेन ट्रांसफार्मर। अभी जो मेन ट्रांसफार्मर है इसके साथ क्या कनेक्टेड होता है, मेन ट्रांसफार्मर के साथ कन्वर्टर इन्वर्टर कनेक्टेड होता है। जैसे कि हमने बात किया था क्या ट्रैक्शन मोटर को ही वोल्टेज पहुंचाने के लिए हम लोग मेन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं, नहीं, अभी हमें समझ में आएगा। तो जो मेन ट्रांसफार्मर है इसके साथ कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स कनेक्टेड होता है और स्टैटिक इन्वर्टर कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हम लोग 8 कार की ट्रेन कंसिडर कर रहे हैं, तो 8 कार की ट्रेन के लिए जो ट्रांसफार्मर का जो अरेंजमेंट होगा वो अलग होगा। 4 कार की ट्रेन के लिए जो ट्रांसफार्मर का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर ये मेन ट्रांसफार्मर हमने कंसिडर किया। अभी जो मेन ट्रांसफार्मर होता है इसमें कितनी वाइंडिंग होती है, मेन ट्रांसफार्मर में टोटल अगर हम लोग देखें 6 वाइंडिंग होती है। यहाँ पर हम लोग 8 कार की ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो मेन ट्रांसफार्मर में टोटल कितनी वाइंडिंग होती है, 6 वाइंडिंग होती है। कितनी होती है, 6 वाइंडिंग, राइट। अभी 6 वाइंडिंग में से अगर हम लोग देखें 4 वाइंडिंग जो होती है वो हम लोग कन्वर्टर इन्वर्टर को दे देते। किस तरीके से देते बात करेंगे। एक वाइंडिंग हम लोग स्टैटिक इन्वर्टर को दे देते और एक जो वाइंडिंग है वो अनयूज्ड है अभी भी सिस्टम में, जिसको हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो मेन ट्रांसफार्मर है किसके साथ कनेक्टेड है, कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स के साथ, कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स के साथ और स्टैटिक इन्वर्टर के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं जो मेन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हम लोग 2 कन्वर्टर इन्वर्टर को दे रहे हैं और एक स्टैटिक इन्वर्टर को दे रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो कन्वर्टर इन्वर्टर है, एक कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स के साथ 4 ट्रैक्शन मोटर कनेक्टेड होती है, बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स के साथ कितनी ट्रैक्शन मोटर कनेक्टेड होती है, 4 ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर 1, ट्रैक्शन मोटर 2, ट्रैक्शन मोटर 3, ट्रैक्शन मोटर 4। तो एक CI के साथ कितनी ट्रैक्शन मोटर कनेक्टेड होती है, 4 ट्रैक्शन मोटर कनेक्टेड होती है। फिर उसके बाद दूसरा जो CI है, दूसरा CI के साथ 4 ट्रैक्शन मोटर कनेक्टेड है। यहाँ पर ये एक ट्रैक्शन मोटर, दूसरी ट्रैक्शन मोटर, तीसरी ट्रैक्शन मोटर, चौथी वाली ट्रैक्शन मोटर। एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर 4 ट्रैक्शन मोटर के साथ एक कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट बॉक्स कनेक्टेड है। और अगर हम लोग देखें 4 ट्रैक्शन मोटर कितनी बोगी में आएंगी क्या, या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं 4 ट्रैक्शन मोटर कितनी कार में लगेंगी, एक कार में लगेंगी या फिर 2 कार में लगेंगी। 4 ट्रैक्शन मोटर एक कार में लगेंगी
राइट। जैसे कि 2 ट्रैक्शन मोटर एक बोगी में लगेंगी और ये 2 ट्रैक्शन मोटर दूसरी बोगी में लगेंगी, दोनों बोगी को मिला के हमें क्या मिलेंगी, एक कार मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक जो कन्वर्टर इन्वर्टर है, एक कन्वर्टर इन्वर्टर को हम लोग एक कार के लिए यूज़ करेंगे, राइट। एक कन्वर्टर इन्वर्टर को हम लोग एक कार के लिए यूज़ करेंगे और वो जो कन्वर्टर इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा वो 4 ट्रैक्शन मोटर को फीड करेगा। फिर दूसरी कार के लिए अगर हम लोग देखें, दूसरा कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स होगा और ये जो कन्वर्टर इन्वर्टर जो बॉक्स है ये अगेन 4 ट्रैक्शन मोटर को क्या करेगा, फीड करेगा, राइट। तो ये एक कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स मान लेते हैं मोटर कार 1 में कनेक्टेड है और ये दूसरा जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स है मोटर कार 2 में कनेक्टेड है। ये कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स मोटर कार 1 की 4 ट्रैक्शन मोटर को पावर प्रोवाइड करेगा। ये कन्वर्टर इन्वर्टर जो 2 है मोटर कार 2 की 4 ट्रैक्शन मोटर को पावर प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक इन्वर्टर। अब ये जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है इसका क्या काम होता है, यहाँ पर ये जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है ये बेसिकली ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जनरेट करने का काम करता है। अब ये ऑक्सिलरी पावर सप्लाई की क्या रिक्वायरमेंट है बहुत डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली जो वीडियोज़ में। तो जो स्टैटिक इन्वर्टर होता है बेसिकली ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज जनरेट करता है। ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज जैसे कि अगर हम लोग देखें 3 फेज सप्लाई हो गई, सिंगल फेज सप्लाई हो गई और डीसी सप्लाई हो गई। अभी डीसी सप्लाई में 110 वोल्ट डीसी जनरेट करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देख लेते हैं एक बार, हाँ। तो यहाँ पर ये जो स्टैटिक इन्वर्टर है जैसे कि हमने बात किया ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज जनरेट करता है। अब ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज है इसमें 415 वोल्ट 3 फेज एसी है। अब ये 415 वोल्ट 3 फेज एसी इसका क्या काम है, ट्रेन में जो कंप्रेसर लगा होता है उसको चलाने के लिए 415 वोल्ट 3 फेज एसी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेन के ऊपर जो वीएसी पैनल लगा होता है उसको चलाने के लिए 415 वोल्ट 3 फेज एसी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर 3 फेज 415 वोल्ट एसी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 240 वोल्ट सिंगल फेस एसी। अब ये 240 वोल्ट सिंगल फेस एसी की क्या रिक्वायरमेंट है, 240 वोल्ट सिंगल फेस एसी जैसे कि ट्रेन में कोई चार्जिंग अगर हमें करना हो तो ऐसे केस में 240 वोल्ट सिंगल फेस एसी। ट्रेन में जो कैब लगी होती है, कैब में बहुत सारे एक्यूपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्यूपमेंट्स, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक एक्यूपमेंट्स जो PACIS जो एक्यूपमेंट्स होते हैं, PACIS में बहुत सारे ऐसे एक्यूपमेंट्स होते हैं जिनको 240 वोल्ट सिंगल फेस एसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, SIB से मिलता है। फिर उसके बाद 110 वोल्ट डीसी। अब ये 110 वोल्ट डीसी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, 110 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि अगर हम लोग देखें ट्रेन में जो इंटीरियर लाइटिंग हो गई उसको 110 वोल्ट डीसी चाहिए होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो कि मतलब कांस्टेंट डीसी सप्लाई पे चलते हैं, जैसे कि ट्रेन में जो इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर जैसे कि अगर हम लोग देखें जो इंटरनल डिस्प्ले हो गई उसको भी 110 वोल्ट डीसी चाहिए होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज बना लिया। तो जो SIB स्टैटिक इन्वर्टर ये ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज बनाता है जैसे कि 415 वोल्ट 3 फेज एसी, 240 वोल्ट सिंगल फेज एसी, 110 वोल्ट डीसी। तो कुछ इस तरीके से ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज बनाने का काम करता है स्टैटिक इन्वर्टर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़, अगर हम लोग देखें जैसे कि मैंने बात किया था डीसी लिंक, एक लिंक होती है कन्वर्टर इन्वर्टर में जिसे बेसिकली बोला जाता है डीसी लिंक। अभी डीसी लिंक की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैटेनरी का जो वोल्टेज का जो वेरिएशन है 17.5 किलोवोल्ट से 29 kV AC के बीच में वोल्टेज वेरी कर रहा होता है। और ये जो वेरिएबल वोल्टेज है हम लोग ये वेरिएबल वोल्टेज से हम लोग इस इन्वर्टर को स्टेबल नहीं चला सकते। तो जो इन्वर्टर है उसके स्टेबल ऑपरेशन के लिए हमें एक लिंक बनाना होता है कांस्टेंट वोल्टेज की, और वो जो कांस्टेंट वोल्टेज की जो लिंक होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डीसी लिंक, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने समझा हाई वोल्टेज प्रपल्शन सिस्टम, ये हमें समझ में आया, ये हाई वोल्टेज सिस्टम। फिर उसके बाद ये वाला जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं प्रपल्शन सिस्टम। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं सबसे पहला हमारी ट्रेन में मेन ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ लगा होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर पहला ये वाली सर्किटरी कंसिडर कर लेते हैं अदरवाइज़ पहला ये वाली सर्किट कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली फिगर। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए मेन ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो मेन यहाँ पर ये जो हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम में जो ऊपर की जो हाई वोल्टेज सिस्टम है ये समझना बहुत आसान है, बट ये जो मेन ट्रांसफार्मर के बाद से जो कनेक्शन जो गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर ये हमने 8 कार की ट्रेन कंसिडर किया। मेन ट्रांसफार्मर अगर हम लोग देखें अंडर फ्रेम में कुछ इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पर हमने कितने कार की ट्रेन के बारे में बात किया, 8 कार की ट्रेन के बारे में बात किया। तो 8 कार की ट्रेन में अगर हम लोग देखें मेन ट्रांसफार्मर कितने लगे हुए, मेन ट्रांसफार्मर 3 लगे होंगे। कहाँ लगे होंगे मेन ट्रांसफार्मर, ये 8 कार की ट्रेन में अगर हम लोग देखें 3 मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा, और ये मेन ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होगा। पहला जो मेन ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हम लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं, मेन ट्रांसफार्मर वहीं लगा होता है जहाँ पर ट्रेन का पेंटोग्राफ लगा होता है। पेंटोग्राफ कहाँ पर लगा है, TC1 TC2 MC2, तो मेन ट्रांसफार्मर भी वहीं लगा होगा।
तो पहला जो मेन ट्रांसफार्मर होगा TC1 में लगा होगा, दूसरा जो मेन ट्रांसफार्मर होगा अगर हम लोग देखें मोटर कार में लगा होगा, तीसरा जो मेन ट्रांसफार्मर है कहाँ पर लगा होगा, TC2 में लगा होगा। तो ट्रेन हैज़ 3 मेन ट्रांसफार्मर। जो 8 कार की जो ट्रेन है उसमें 3 मेन ट्रांसफार्मर होता है जो कि अंडर फ्रेम में लगा होता है, TC1, TC2, MC2। इट सप्लाइज पावर टू 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर। ये जो ट्रांसफार्मर है 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर को पावर सप्लाई करता है और एक ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट को पावर सप्लाई करता है। 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर को, जैसे हमने बात किया, जो ट्रांसफार्मर है 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर को पावर सप्लाई कर रहा है। और ये कार में कितना ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा होता है, 1 ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा होता है। तो इसका मतलब 2 कार में कितना ट्रैक्शन कन्वर्टर होगा, 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर होगा। और जो ट्रांसफार्मर है 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर को पावर सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है 2 कार को एट अ सेम टाइम पावर ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग ये वाली फिगर कंसिडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेन ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखें कितनी वाइंडिंग होती है, टोटल 6 वाइंडिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग टोटल 6 होती है, प्राइमरी वाइंडिंग को इन्वॉल्व करके नहीं। सेकेंडरी वाइंडिंग मेन ट्रांसफार्मर में टोटल 6 होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग 1, सेकेंडरी वाइंडिंग 2, सेकेंडरी वाइंडिंग 3 और ये सेकेंडरी वाइंडिंग 4। सेकेंडरी वाइंडिंग 5 जो कि कहाँ पर लगी होती है, हमारे स्टैटिक इन्वर्टर के साथ लगी होती है ऑक्सिलरी पावर सप्लाई के लिए। और एक जो वाइंडिंग होती है वो अनयूज्ड होती है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो मेन ट्रांसफार्मर है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और सेकेंडरी वाइंडिंग 2। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग 1 जो है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग 2, सेकेंडरी वाइंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें कन्वर्टर, यहाँ पर ये कन्वर्टर इन्वर्टर 1 ये जो लिखा है कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2, ये हमें नहीं कंसिडर करना है, हमें डायरेक्टली कंसिडर करना है कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन 1। ये जो हमें जो ब्लॉक में जो फिगर जो दी गई है यहाँ पर, ये जो येलो जो है इसमें जो हमें जो फिगर जो दी गई है इसे हमें थोड़ा और मॉडिफाई करके समझना है। सेम यहाँ पर भी हमें समझना है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग 1 हमने कंसिडर किया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग 2 हमने कंसिडर किया। अभी जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 है ये कहाँ पर जाएंगी, जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 है ये कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2। सेकेंडरी वाइंडिंग 1 ये हमने कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स 1 को दिया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग 2 ये भी हमने किसको दिया, कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स 1 को दिया। एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने बोला हमारे ट्रांसफार्मर में एक जो ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग है, 6 वाइंडिंग है, जिसमें से एक जो वाइंडिंग है ऑक्सिलरी पावर सप्लाई को गई है, एक जो वाइंडिंग है वो अनयूज्ड है, बची 4 वाइंडिंग। अब ये बची 4 वाइंडिंग का हम लोग क्या करेंगे, तो बची 4 वाइंडिंग कौन से, सेकेंडरी वाइंडिंग 1, 2, 3, 4। अभी सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 हम लोग एक कार के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे देंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग 3, सेकेंडरी वाइंडिंग 4 हम लोग दूसरी कार के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे देंगे। इतना हमें समझ में आया। सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 हमने एक कार के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे दिया, मतलब DMC कार, और यहाँ पर ये मोटर कार। तो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 हमने एक कार के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे दिया और सेकेंडरी वाइंडिंग 3 और सेकेंडरी वाइंडिंग 4 हमने दूसरे कार के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे दिया। मतलब ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये TC1 में क्या लगा होगा, मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा। अब ये मेन ट्रांसफार्मर में टोटल कितनी वाइंडिंग होगी, 6 वाइंडिंग होगी, जिसमें से 2 वाइंडिंग को हटा दो, 4 वाइंडिंग कंसिडर करो, S1, S2, S3, S4। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें S1 और जो S2 जो वाइंडिंग है वो किसको जाएंगी, ये ड्राइवर मोटर कार के कन्वर्टर इन्वर्टर को जाएंगी। S3 और S4 वाइंडिंग किसको जाएंगी, ये मोटर कार के कन्वर्टर इन्वर्टर को जाएंगी। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये ट्रेलर कार 2, इसमें हमें क्या मिलेगा, अगेन मेन ट्रांसफार्मर मिलेगा, 4 वाइंडिंग होगी, सेकेंडरी S1, S2, S3, S4। तो S1 और जो S2 है वो हम लोग ये ड्राइवर मोटर कार के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे देंगे, ड्राइवर मोटर कार 2 के कन्वर्टर इन्वर्टर को दे देंगे। S3 और जो S4 है वो हम लोग ये मोटर कार 4 के कन्वर्टर इन्वर्टर को यूनिट को दे देंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो ट्रेलर कार 2 है इसका जो मेन ट्रांसफार्मर होगा उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी S1 और S2 उसको हम लोग DMC 2 में दे देंगे, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी S3 और S4 उसको हम लोग कहाँ पर दे देंगे, मोटर कार 4 में दे देंगे। अभी यहाँ पर आ जाते हैं ये वाली मोटर कार 2 पर। तो ये मोटर कार 2 में भी क्या लगा होगा, मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसकी सेकेंडरी 4 वाइंडिंग होगी, S1, S2, S3, S4। तो जो S1 और जो S2 जो वाइंडिंग होगी वो कहाँ पर जाएंगी, S1 और जो S2 वाइंडिंग है ये जो मोटर कार में जो कन्वर्टर इन्वर्टर जो लगा है उसको जाएंगी। फिर उसके बाद S3 और जो S4 जो वाइंडिंग है वो कहाँ पर जाएंगी, ये जो मोटर कार 3 में जो कन्वर्टर इन्वर्टर लगा है उसको जाएंगी। इतना हमें समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है उसको हम लोग करते हैं। अभी एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर और नोट डाउन करें, यहाँ पर ये जो मेन ट्रांसफार्मर होता है इसका जो इनपुट होता है, जैसे हमने बात किया 25 kV जाता है,
ये जो मेन ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है इसमें 25 kV जाता है और इसका जो आउटपुट होता है 930 वोल्ट सिंगल फेस एसी है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग इसको कितना मिल रहा है 931 सिंगल फेस एसी, सेकेंडरी वाइंडिंग टू इसको भी 930 वोल्ट सिंगल फेस एसी, इसको भी 930 वोल्ट सिंगल फेस एसी, इसको भी 930 वोल्ट सिंगल फेस एसी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया था, यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं TC1। तो यहाँ पर ये जो TC1 जो हमने जो ट्रेलर कार जो कंसिडर किया, इसके नीचे जो मेन ट्रांसफार्मर है उसमें जो 4 वाइंडिंग है S1 और S2 वो हम लोग DMC1 को दे रहे हैं, S3 और S4 किसको दे रहे हैं MC1। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक मोटर कार को हम लोग 2 वाइंडिंग क्यों दे रहे हैं, एक जो मोटर कार है उसको हम लोग 2 वाइंडिंग क्यों दे रहे हैं। जैसे कि जो TC1 इसके नीचे जो मेन ट्रांसफार्मर लगा है उसमें जो मेन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है S1 S2 S3 S4, तो जो S1 और जो S2 है वो हम लोग DMC1 को दे रहे हैं, S3 और जो S4 है वो हम लोग MC1 को दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में वही हमने डिस्कस किया कि एक जो मोटर कार है उसको हम लोग 2 वाइंडिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये कि एक कार में अगर हम लोग देखें कितनी बोगी लगी है, 2 बोगी लगी है, तो हमें कितनी वाइंडिंग प्रोवाइड करनी होगी, 2 वाइंडिंग प्रोवाइड करनी होगी। और एक इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो कन्वर्टर इन्वर्टर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर हम लोग देखें कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2, तो कन्वर्टर सेक्शन 1 में एक वाइंडिंग जाती है, कन्वर्टर सेक्शन 2 में एक वाइंडिंग जाती है। फिर इसके बाद जो ये दोनों जो कन्वर्टर सेक्शन 1 कन्वर्टर सेक्शन 2 ये एक ही कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स में लगा होता है, राइट। फिर ये दोनों का जो आउटपुट होता है DC लिंक में जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इन्वर्टर बॉक्स में जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 वाइंडिंग हम लोग एक कार को इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक कन्वर्टर में 2 सेक्शन हमें मिलते हैं, कन्वर्टर सेक्शन 1 कन्वर्टर सेक्शन 2। तो कन्वर्टर सेक्शन 1 में एक वाइंडिंग जाती है, कन्वर्टर सेक्शन 2 में एक वाइंडिंग जाती है। फिर उसके बाद दोनों का जो आउटपुट होता है DC लिंक में जाता है, फिर इन्वर्टर में जाता है आउटपुट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन मोटर को ट्रैक्शन मिलता है। अभी यहाँ पर हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था जो ट्रैक्शन मोटर होती है उसको जो वोल्टेज जो मिलता है कितना मिलता है 700 वोल्ट से 1400 वोल्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रैक्शन मोटर में जो मैक्सिमम वोल्टेज जो जाएगा वो कितना जाएगा 1400 वोल्ट जाएगा। अब ये जो ट्रैक्शन मोटर होती है इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होती है, इन्वर्टर का जो आउटपुट है ट्रैक्शन मोटर के इनपुट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ट्रैक्शन मोटर को 1400 वोल्ट चाहिए, 700 से 1400 वोल्ट चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0 से 1400 वोल्ट चाहिए होता है। अगर हम लोग 0 से अगर वोल्टेज का लेवल कंसिडर करें तो जो ट्रैक्शन मोटर है उसे 1400 वोल्ट चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया जो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है ट्रैक्शन मोटर के इनपुट के साथ कनेक्टेड होता है। ट्रैक्शन मोटर को अगर इनपुट में मैक्सिमम 1400 वोल्टेज चाहिए, 1400 वोल्ट वोल्टेज चाहिए, तो जो इन्वर्टर है उसका भी जो आउटपुट होना चाहिए कितना होना चाहिए 1400 वोल्ट मैक्सिमम होना चाहिए। तो यही रीज़न की वजह से जो इन्वर्टर हमने जो कंसिडर किया है, जो इन्वर्टर सेक्शन हमने जो कंसिडर किया है इन्वर्टर सेक्शन, इसका जो वोल्टेज वेरिएशन होता है कितना होता है 0 से 1400 वोल्ट तक के होता है, 1405 वोल्ट तक के होता है, 1405 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको वोल्टेज मिल रहा है 930 वोल्ट, तो ये कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन इसको सेक्शन 1 इसको भी 930 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग 2 इसको जो वोल्टेज है कितना मिल रहा है 930 वोल्ट मिल रहा है, तो जो कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन 2 इसको भी कितना मिलेगा 930 वोल्ट मिलेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग 3 इसको जो वोल्टेज जो मिल रहा है कितना मिल रहा है 930 वोल्ट, तो कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन 1 इसको कितना मिलेगा 930 वोल्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी 930 वोल्ट है, तो ये जो कन्वर्टर इन्वर्टर सेक्शन 2 इसको भी कितना वोल्टेज मिलेगा 930 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कन्वर्टर है 930 वोल्ट वोल्टेज का क्या करेगा, जो कन्वर्टर एक तरीके से रेक्टिफायर है, यह 930 वोल्ट सिंगल फेस AC वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा 1800 वोल्ट DC में कन्वर्ट करेगा। तो जो कन्वर्टर है 930 वोल्ट सिंगल फेस AC वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा 1800 वोल्ट DC में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कन्वर्टर सेक्शन है क्या करेगा 930 वोल्ट सिंगल फेज AC को किस में कन्वर्ट करेगा 1800 वोल्ट DC में कन्वर्ट करेगा। अभी जो 1800 वोल्ट DC है किस में जाएगा इन्वर्टर में जाएगा। इन्वर्टर का जो इनपुट है इसको कितना मिला 1800 वोल्ट DC मिला। अब ये जो इन्वर्टर है वेरिएबल वोल्टेज जनरेट करेगा 0 से 1405 वोल्ट तक के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1405 वोल्ट, तो जो इन्वर्टर है ये बेसिकली 0 से 1405 वोल्ट तक के वोल्टेज जनरेट करेगा वेरिएबल वोल्टेज, और जो इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी होगी 0 से 145 हर्ट्ज़ तक की होगी, 0 से 145 हर्ट्ज़ तक की होगी इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें मेन ट्रांसफार्मर और सारे कन्वर्टर इन्वर्टर का कनेक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि जो मेन ट्रांसफार्मर में 4 वाइंडिंग होती है S1 S2, तो जो S1 और जो S2 जो वाइंडिंग है वो हम लोग एक मोटर कार में दे देते, और जो S3 और जो S4 जो वाइंडिंग है वो हम लोग दूसरी मोटर कार में दे देते, राइट।
तो इन शॉर्ट एक जो कार होती है उसको 2 वाइंडिंग मिलती है ट्रांसफार्मर की, और दूसरी जो कार होती है उसे बाकी की 2 वाइंडिंग मिलती है ट्रांसफार्मर की। फिर उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज 930 वोल्ट होता है। कन्वर्टर इन्वर्टर क्या करता है, 930 वोल्ट को 1800 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो इन्वर्टर होता है इसमें जो वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है कितना होता है, ये जो इन्वर्टर है इसके इनपुट में आता है सबसे पहला 1800 वोल्ट डीसी, जो कि कन्वर्टर बना के देता है। कन्वर्टर क्या करेगा, कन्वर्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। 930 वोल्ट सिंगल फेस एसी को 1800 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो 1800 वोल्ट डीसी किस में जाएगा, इन्वर्टर सेक्शन में जाएगा। अब ये जो इन्वर्टर होगा ये क्या करेगा, 1800 वोल्ट डीसी को वेरिएबल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, जो कि कितना होगा 0 से 1400 वोल्ट या फिर 1405 वोल्ट तक के होगा। और ये बेसिकली 3 फेस एसी वोल्टेज होता है, जो कि हम लोग से इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में देते हैं, जिसकी वजह से 3 फेज ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एंड सो ऑन। अब ये जो इन्वर्टर है इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 से 145 हर्ट्ज होती है। यहाँ पर एक और एक चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया, जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर ये ट्रेलर कार 1 है। ट्रेलर कार 1 के नीचे क्या लगा होगा, मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा, राइट। अभी जो मेन ट्रांसफार्मर है इसकी 4 वाइंडिंग होगी, S1 S2 S3 S4। S1 और जो S2 जो वाइंडिंग होगी वो कहाँ पर जाएंगी, ड्राइवर मोटर कार 1 का जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स है वहाँ पर। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, यहाँ पर ये जो ड्राइवर मोटर कार 1 का जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर बॉक्स नंबर 1। अब ये कन्वर्टर बॉक्स नंबर 1, ये कन्वर्टर बॉक्स में हमें 2 कन्वर्टर के सेक्शन मिलेंगे, कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2, जैसे कि हमने बात किया था कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2। अब ये कन्वर्टर सेक्शन 1 और ये कन्वर्टर सेक्शन 2 कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1 में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें CI कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये मोटर कार, यहाँ पर ये जो मोटर कार हमने जो कंसिडर किया है, जो मोटर कार है इसका जो कन्वर्टर इन्वर्टर होगा उसको बाकी की 2 वाइंडिंग मिलेंगी, S3 और S4। तो यहाँ पर ये जो मोटर कार 1 है इसका जो कन्वर्टर इन्वर्टर है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 2। अब ये कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 2 में हमें 2 कन्वर्टर सेक्शन मिलेगा, एक इन्वर्टर सेक्शन मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर ये ट्रेलर कार 2, इसके नीचे मेन ट्रांसफार्मर लगा होगा, S1 S2 S3 S4। S1 और जो S2 होगी वो कहाँ पर जाएंगी, ड्राइवर मोटर कार 2 के कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स में जाएंगी। अभी जो ड्राइवर मोटर कार 2 का जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1। अब ये कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1 में हमें क्या मिलेगा, हमें 2 कन्वर्टर सेक्शन मिलेगा, एक इन्वर्टर सेक्शन मिलेगा। सिमिलरली ये जो मोटर कार 4 है, मोटर कार 4 को ट्रांसफार्मर की S3 और S4 वाइंडिंग मिलेंगी। और ये जो मोटर कार 4 है इसके नीचे जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स लगा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 2। और कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 2 में हमें क्या मिलेगा, हमें अगेन कन्वर्टर सेक्शन 1, कन्वर्टर सेक्शन 2 मिलेगा और एक इन्वर्टर सेक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अगेन ये मोटर कार 2, इसका ट्रांसफार्मर होगा, इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ, सेकेंडरी वाइंडिंग S1 S2 S3 S4। तो सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और जो S2 होगी वो ये मोटर कार का जो कन्वर्टर इन्वर्टर है उसको जाएंगी। तो जो मोटर कार का जो कन्वर्टर इन्वर्टर है उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1। अब ये कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स नंबर 1 में हमें 2 कन्वर्टर सेक्शन मिलेगा, एक इन्वर्टर सेक्शन। अब ये मोटर कार 3 में ट्रांसफार्मर की S3 और S4 जाएंगी। मोटर कार 3 के नीचे जो कन्वर्टर इन्वर्टर बॉक्स जो लगा है उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्टर इन्वर्टर CI बॉक्स नंबर 2। और CI बॉक्स नंबर 2 के अंदर 2 कन्वर्टर सेक्शन होगा, एक इन्वर्टर सेक्शन होगा।